सो ही गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की हिंदी के चैप्टर नंबर 4 जो कि है सांवले सपनों की याद। तो चैप्टर के टाइटल को हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ज़्यादा हमें नहीं जानना है, बट इतना ध्यान रखिएगा कि जो इसके चैप्टर के राइटर है उनका नाम है जाबिर हुसैन। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर के अंदर जो है इन्होंने दो भाषा का प्रयोग किया है, जो कि है हिंदी और उर्दू। आपका एक क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उसके अंदर ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन से दो भाषा, हिंदी और उर्दू का इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ बताया गया है कि आखिर इस चैप्टर को क्यों लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि 1987 में एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे जिनका नाम था सालिम अली। पक्षी विज्ञानी का मतलब जो कि पक्षी के बारे में खोजबीन करते हो, उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब सालिम अली की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है डायरी शैली के रूप में, डायरी शैली का मतलब हुआ कि अपने थॉट्स को व्यक्त करना। जैसे डायरी में कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने विचार को लिखता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर लिखा है कि डायरी शैली के रूप में लिखा गया स्मरण है, मतलब एक याद है। तो यहाँ पर लेखक जो है वह सालिम अली की जो यादें हैं और अपना जो कुछ थॉट है वह पूरे इस चैप्टर के अंदर लिख करके व्यक्त किए हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि सालिम अली की मृत्यु से जो उत्पन्न हुए थे दुख और अवसाद, अवसाद मतलब उदासी, तो इसको जो है लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यहाँ पे जो सांवले वर्ड है इससे जो है आप समझ सकते हो कि दुख और अवसाद मतलब उदासी को जो है यह बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं सांवले सपनों की याद मतलब दुख और उदासी से भरे हुए सपनों की याद। तो यहाँ पे अब लिखा जा रहा है कि सालिम अली जो है उनका स्मरण करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको याद करते हुए जो लेखक है वह उनके बारे में लिख रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है कि लिखने का जो तरीका है मतलब जो भाषा है और जो भाषा की रवानी, रवानी मतलब बहाव, जिस तरीके से लिखा गया है इस पूरे चैप्टर को, और जिस तरीके से इसको अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है कि प्रकट करना, और एक्सप्रेस मतलब जिस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, जिस तरीके से लिख करके प्रकट किया गया है, इसमें सेंटेंस का यूज़ किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाती है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर राइटर जो है वह क्या लिखते हैं। राइटर यहाँ पर लिखते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यहाँ पे सिंपली यह बताते हैं कि देखो, जब सालिम अली जी की मौत हो जाती है तब जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, और जब 100 यात्रा हो रही होती है तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर जो है सालिम अली की कुछ ना कुछ यादें होती हैं, और उस यादों को उन्होंने क्या बताया, सांवले सपने, ठीक है। तो वो सब अब कहाँ जा रहे हैं, तो एक खामोश वादी की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि आप बोल सकते हो कि अब जो है जब सालिम अली मर जाते हैं तो वो एक मानो खामोशी के अंदर चले जाते हैं, और अब उनको कोई रोक टोक सके तो ये संभव नहीं है। तो इस चीज़ को और सिंप्लीफाई करके नीचे बताया गया है कि यह जो हुजूम है मतलब यह जो भीड़ है इसमें आगे कौन चल रहे हैं, तो सालिम अली चल रहे हैं। मतलब उनको आगे आगे जो है लेकर के जाया जा रहा है। इसके बाद जो है लेखक कहते हैं कि अपने कंधों पर सैलानियों, सैलानियों का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते हैं। तो सैलानियों की तरह जो है अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए सालिम अली जो है आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अब जो है वह जिस सफ़र पर जा रहे हैं वह अंतहीन है, और इस वजह से यह जो सफ़र है यह इनके जितने बाकी उन्होंने सफ़र किए हुए उन सबसे बिल्कुल ही अलग है। फिर राइटर कहते हैं कि भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से इनका यह आखिरी पलायन है। मतलब इस भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से जो है और तनाव से सालिम अली अब दूर जा रहे हैं। अब जो है लेखक कहते हैं कि सालिम अली उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जैसे जब कोई पक्षी जो है वह अपने ज़िंदगी का आखिरी गीत गा करके जो है मौत की गोद में जा बसा हो। यहाँ पे इनके कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई पक्षी जो है जब वो मर जाता है तो वह प्रकृति में विलीन हो जाता है, मतलब उसे प्रकृति में मिल जाता है। उसी तरीके से अब जो सालिम अली है वो भी प्रकृति में मिल रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह चाहे कि वह अपने जिस्म की हरारत, हरारत मतलब होता है गर्मी, और दिल की धड़कन को दे करके वापस से सालिम अली को जिंदा कर ले, तो यह अब कहाँ पॉसिबल, मतलब कहाँ अब यह मुमकिन है। अगर कोई आदमी ऐसा करना चाहता भी है तो अब यह नहीं हो सकता है, क्योंकि सालिम अली तो अब मर चुके हैं। और अपने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। मतलब ये वापस से लेखक कहते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि जो आदमी मर गया है उसे अब कोई आदमी जिंदा करना चाहेगा। इसके बाद वो कहते हैं कि वर्षों पूर्व मतलब कुछ साल पहले जो है खुद सालिम अली ने यह कहा था कि लोग जो है पक्षियों को और जो है नेचर मतलब प्रकृति जो है, जैसे प्रकृति में जैसे चीज़ें हो गई, पहाड़ हो गया, झरना, आप सारो जो है इसका मतलब झरना ही होता है, ठीक है। उसको जो है प्रकृति की नज़र से न देख करके जो है आदमी की नज़र से देखते हैं।
अब इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा कि पक्षियों को और प्रकृति को लोग जो है आदमी की नज़र से देखता है, मतलब उसे जो है प्रकृति की नज़र से ना देख के लोग क्या करता है, तो उसे भी आदमी की नज़र से ही देखता है। इनके कहने का मतलब था, मान लो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपको एक पक्षी दिखा, आपने उसे पकड़ लिया, अब आपने उसे पिंजरे में डाल दिया, आप उसे जो है रोज़ अच्छा खाना दे रहे हो, पानी उसको दे रहे हो, ठीक है। तो अब आप यह सोच रहे हो कि मैं तो इसे अच्छा खाना और पानी तो दे ही रहा हूँ, तो इसे कहीं जाने की क्या ही जरूरत है। तो ये क्या है, तो यह आप अपने तरफ से सोच रहे हो, अपने नज़रिए से देख रहे हो। लेकिन आप जो है उस पक्षी की नज़रिए से नहीं देख रहे हो कि उस पक्षी को क्या चाहिए। आपको तो लग रहा है कि चलो मैं इसे सब कुछ दे ही रहा हूँ, खाने पीने के लिए, अब इसे क्या चाहिए, लेकिन उस पक्षी को अगर कहा जाए, देखा जाए, तो उस पक्षी को आज़ादी चाहिए होती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो सालिम अली है वह यह बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है वह स्वार्थी है। वह सभी चीज़ को जो है अपने नज़रिए से देखता है, चाहे प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, पक्षियों इन सभी चीज़ों को। इसी पर जो है सालिम अली भी कहते हैं कि भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच, रोमांच मतलब होता है थ्रिल, या फिर आप कहो सस्पेंस का श्रोता फुर्ता महसूस कर सकता है। मतलब क्या बहुत ज़्यादा सस्पेंस या थ्रिल उसके अंदर आ सकता है जब भी वो किसी पक्षी की आवाज़ को सुनता है। तो देखो यहाँ पे आंसर है नहीं, क्योंकि देखो हम पक्षी की आवाज़ को जानते नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं कि भाई वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। हमें यह कह सकते हैं कि जब हम पक्षी की आवाज़ को सुनते हैं और बहुत ही अगर हमें अच्छा लगता है, तो इसका मतलब कि हम जो है एंटरटेन हो रहे हैं उससे। ठीक है, हम समझ तो सकते नहीं है पक्षी की आवाज़ को कि हम थ्रिल में रहेंगे कि भाई इसके आगे वो क्या बोलेगा, उसके आगे क्या बोलेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हम पक्षी की जो आवाज़ है उससे क्या होते हैं, बस एंटरटेन होते हैं। हम उनको नहीं समझ रहे हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहे हैं, तो एंटरटेन हो रहे हैं। वो बोल रहा है तो हमें लग रहा है यार कितना अच्छा आवाज़ निकल रहा है, बस। इसी पर अब आगे जो है यहाँ पे अब लिखा कहते हैं कि एहसास की ऐसी एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, मतलब आप बोल सकते हो जो हमारा लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा ऊंच नीच होता रहता है। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। देखो जो मिथक है इसका मैं आपको दो मीनिंग बताता हूँ। पहला क्या है, मिथक का मतलब होता है इमेजनरी, मतलब जो काल्पनिक हो। और इसी तरह मिथक का एक और आप मतलब समझ सकते हो, जैसे कि हम लोग कहानी सुनते हैं, हम लोग रामायण महाभारत ये सब सुनते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग थे, जैसे भगवान उसमें हम देखते हैं श्री कृष्ण जी को देखते हैं। इसी तरह हम लोग जो है और भी ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ताकत थी, जैसे भीम, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये सब क्या हो गया, तो यह आम आदमी से वह बढ़कर है, मतलब उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो जो मिथक होती है ना, इसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वह लोग नॉर्मल ह्यूमन नहीं होते हैं। आप बोल सकते हो कि वह बड़े मतलब उनसे बढ़कर होते हैं, जैसे गॉड होते हैं, या फिर जिनके पास कुछ पावर्स टाइप में हो। तो यही बोला जा रहा है, मिथक से आप इतना चीज़ समझ सकते हो कि यहाँ पर इस मिथक का अर्थ क्या हो सकता है। तो यह तो नहीं है कि यह इमेजनरी है, मतलब भाई इंसान सच में है तो इसको इमेजनरी काल्पनिक कैसे मान लें। तो इतना आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो मिथक वर्ड है, इससे कि इनके काम की वजह से, इनके विचार की वजह से इनको महान यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर जो लेखक है वह श्री कृष्ण जी की बात करते हुए कहते हैं कि पता नहीं कब इतिहास में श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में रास लीला रची थी, और सो गोपियाँ, गोपियाँ यहाँ पर मतलब हुआ लड़कियाँ, ठीक है, और शोक का मतलब हुआ चंचल, शरारती लड़कियों के साथ जो है शरारत किया था। फिर यहाँ पर कहते हैं कि पता नहीं किस वक्त वह जो है माखन जो मटके में रहा करते थे उसको खाते थे, पता नहीं किस वक्त जो है उसको फोड़ करके खाया करते, और अपने पूरे मुंह में भी जो है लगा लिया करते थे खाते वक्त। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं किस वक्त जो है वह वाटिका, वाटिका मतलब हो गया गार्डन, ठीक है, गार्डन में छोटे छोटे पेड़ लगे रहते जिन्हें बहुत पत्ते होते और बहुत अच्छा छाँव देता, तो उसके नीचे जो है विश्राम किया करते थे। और पता नहीं किस वक्त जो है वह अपने मतलब जो बंसी है जिसको बांसुरी भी कहते हैं, ठीक है, उसे बजा करके सभी लोगों के दिल के धड़कनों को एकदम तेज कर दिया करते थे। और पता नहीं किस वक्त जो है उन्होंने जो है वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय जो है कर दी थी, या फिर बोलो कि हो गई थी। मतलब किस वक्त जो है उन्होंने पूरा वृंदावन में जितने भी लोग थे वहाँ पर अपने हर जगह संगीत को बजा करके, अपने जो बांसुरी है उसको बजा करके संगीतमय कर दिया था पूरे जगह को। तो ये बोलते हैं कि पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन आज भी अगर कोई वृंदावन जाता है तो वहाँ की जो नदी है, वहाँ का जो सांवला पानी है, उस पूरे घटने को जो है याद दिलाता है। बाय द वे जो सांवला है ना, इसका मतलब होता है हल्का काला, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले, ठीक है, जो भीड़ पतली गलियों से होकर के नदी की तरफ बढ़ती है, मतलब कि जब लोग जो है पानी लेने के लिए नदी की तरफ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई मतलब बीच में से, उनके भीड़ के बीच में से कोई आएगा और अपने जो बंसी है उसकी आवाज़ से सभी के कदमों को जो है रोक देगा।
इसी तरह जो है जब कभी भी माली सैलानियों को, सैलानी मतलब जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, उनको हिदायत, यहाँ पर जो हिदायत है इसका अर्थ है राह दिखाना। मतलब जब भी कोई आदमी जैसे ट्रैवल कर रहा है उसको राह दिखा रहा हो कोई माली, तो ऐसा लगता है कि मानो उसी बीच जो है वहाँ पर कोई आ टपकेगा और अपने जो है संगीत के जादू से उस पूरे जगह को भर देगा। मतलब उस पूरे माहौल में जो है संगीत का जादू जो है फैल जाएगा। फिर यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या। मतलब यहाँ पे ये क्या बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति वृंदावन जाता है तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है उनकी चीज़ों को देखने को मिलता है। लाइक वहाँ पर हमें बहुत सारे मंदिर भी जो है देखने को मिलते हैं, वहाँ पर उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें सुनने को भी हमें मिलती है। तो ऐसा एहसास होता है कि मानो कब जो है श्री कृष्ण जी जो है किसी भीड़ में से निकल कर या फिर किसी जगह पर जो है आ जाए और जो वहाँ पर संगीत बजा करके पूरे जगह को जो है मोह ले। तो चलो यहाँ पर इन्होंने इस पूरे बात को बताया है, ठीक है, मतलब श्री कृष्ण जी की बात की है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त मैं वृंदावन गया हुआ हूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छे से याद नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें बस याद है क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा छोटा था। अब आगे जो है लेखक कहते हैं कि मिथकों की दुनिया, मतलब यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि काल्पनिक चीज़ों से भरी इस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले, मतलब कि यह जो बोल रहे हैं कि पता नहीं किस वक्त जो है श्री कृष्ण जी आए, किस वक्त जो है वह बंसी बजाते थे, मतलब ये सब जो बातें हैं, ठीक है, ये बोलते हैं कि इन्होंने ये सब कब किया है। इस चीज़ को तराशने से पहले, इस चीज़ को जानने से पहले अब हम लोग जो है जान लेते हैं एक कमज़ोर काया, काया मतलब होता है शरीर, मतलब एक कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति, ठीक है, उनको, उनके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं जिनका नाम है सालिम अली, जिसके बारे में अभी जो है हम शुरू से पढ़ते आ रहे थे। यहाँ पर जो है फिर कहा जा रहा है कि उम्र को सती, सती मतलब होता है 100, मतलब जब ये 100 साल के होने वाले थे सालिम अली, उससे कुछ दिन पहले ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब 100 साल के होने में बस कुछ ही दिन और बाकी थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान, ये कहते हैं कि ऐसा संभव है कि यह मतलब 100 साल के होने से कुछ दिन पहले ही मर गए क्योंकि इन्होंने बहुत लंबी यात्रा की थी, इसलिए इनका शरीर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। इसके साथ इनको जो है कैंसर भी था, जो कि एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और उनकी मौत का कारण बनी हूँ। मतलब वो कहते हैं कि कैंसर भी था उनको, तो वो भी जो इनकी मौत के कारण हो सकती है कि इस वजह से मर गए हों। इसके बाद ये कहते हैं कि लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई थी जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। इनका कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा जो है बूढ़ा होने के बाद भी वो चीज़ों को अच्छे से देख पाते थे, उनके आंखों की रोशनी जो है वो अच्छी थी। फिर ये कहते हैं कि सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। मतलब कि जो सालिम अली थे वो ज़्यादातर वक्त जो है दूरबीन अपने साथ रखा करते थे। जैसे कि मैंने कहा कि वो जो है एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, यहाँ से वहाँ यात्रा करते रहते थे, तो वह जो है जो भी पंछियों को दिखा करता था उन सबको वो जो है देखते रहते थे अपने इस दूरबीन से। अब यहाँ पे बोला गया है उन जैसा बर्ड वॉचर, मतलब जो बर्ड को देखता हो शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में, मतलब जब एकदम शांति वाले किसी प्लेस में किसी जगह पर उनको जो है बिना दूरबीन के भी देखा गया है। और वो बिना दूरबीन के जो है दूर क्षितिज, क्षितिज का मतलब हुआ हॉरिजॉन, या फिर आप कहो जहाँ पर आकाश और जो धरती है वो मिलता हुआ दिखे। जैसे कि यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो दूर आकाश और धरती लग रहा है कि एक साथ मिल जा रहा है, ठीक है। तो फैली ज़मीन, तो उतनी दूर तक, मतलब पूरा मानो कि कोई फील्ड खाली है तो बहुत दूर तक फैली जो ज़मीन है और झुके आसमान है, उनको छूने वाले उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता हो। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रकृति से ये बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, ठीक है, इसलिए प्रकृति में जो है ज़्यादातर उसी में मतलब घुले मिले रहते थे, उसी में लीन रहते थे। इसके बाद लेखक जो है वो और बताते हुए कहते हैं कि सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे पे ना निर्भर होके कोई दूसरा व्यक्ति उन पर निर्भर हो, मतलब प्रकृति पे यह निर्भर ना हो, प्रकृति इन पर निर्भर हो। तो आखिर यह कैसे होगा? वैसे ये देखा जाए तो एक बोलने वाली बात है, वैसे सब कोई प्रकृति पर निर्भर होता है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि यह जो है प्रकृति की देखभाल करते थे, मतलब अपने हिसाब से जितना वो कर सकते थे उतना करते थे। इस वजह से वह प्रकृति पर नहीं, प्रकृति उन पर निर्भर था। लाइक वो कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ के पंछियों की जो है उनकी सुरक्षा करते थे, उनको देखते रहते थे जैसा कि ऊपर ही बताया गया है, ठीक है। उसका वहाँ के नेचर जो हो गया उसको भी देखते थे। और जैसा हमने देखा कि उन्होंने पहले भी बताया हुआ था कि लोग जो है, इंसान जो है वो सभी चीज़ों को जो है इंसान या फिर मनुष्य की नज़र से देखता है, उनको उनकी नज़र से, मतलब जो प्रकृति में जो चीज़ है उसको प्रकृति की नज़र से नहीं देखता है।
तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये प्रकृति जो है उसको बचाने में भी रहते थे। इसके बाद लेखक कहते हैं कि सालिम अली के लिए जो प्रकृति थी वो एक हंसती खेलती रहस्य से भरी हुई दुनिया थी, जो कि पसरी हुई थी। पसरी मतलब फैली हुई थी, एक दुनिया फैली हुई जो कि रहस्य से भरी हुई है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, मतलब बनाई थी बोल सकते हो। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना, मतलब उनकी जो जीवन साथी थी, जिसने बोल सकते हो उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था तहमीना, उनका ये काफ़ी जो है योगदान था, उन्होंने काफ़ी जो है मदद की थी। और इनके बारे में बताया गया है कि जो तहमीना थी वह स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, मतलब स्कूल के दिनों में दोनों ही आप बोल सकते एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। अब यहाँ पर अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली, मतलब वो अपने जीवन में बोल सकते हो बहुत अनुभव किए हुए थे, क्योंकि वो एक जैसे दूसरी जगह पर जाते रहते थे, हर चीज़ को महसूस करते रहते थे। तो बताया जाता है कि एक दिन केरल के साइलेंट वैली में जब गए थे तो वहाँ पर जो है रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने की जो है अनुरोध लेकर के वह जो है चौधरी चरण सिंह से मिले थे। मतलब कह सकते हो कि वो जो वैली था साइलेंट वैली, वहाँ पर जो है रेगिस्तानी हवा जो है उसका झोंका आने वाला था, और उससे वह जो वैली है उसमें जैसे पेड़ पौधे हो गए, जो वहाँ के जानवर हो गए, वहाँ के जो भी पक्षी ये सब हो गए, वो सब जो है प्रभावित हो जाते हैं, वो पूरा मतलब नष्ट हो जाता है। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं पेड़ पौधे वो बहुत ज़्यादा जो है नष्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को जो है समझते हुए जो है वो गए थे उस वक्त के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। उनके पास जाकर के उन्होंने पूरी बात बताई। फिर लेखक कहते हैं कि जो चौधरी साहब थे, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जी थे, ठीक है, वह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। तो इससे आप कह सकते हो कि उनका गांव से कुछ नाता था, या फिर आप कह सकते हो कि वो गांव में जो है जन्मे थे, या फिर उनका मतलब कुछ गांव से कुछ नाता था, ठीक है। तो इस वजह से वह सारी चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं कि अगर मतलब ये जो रेगिस्तानी हवा जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर जो साइलेंट वैली में आप बोल सकते हो जो पेड़ पौधे हैं, पक्षी हो गए और जानवर हो गए, उनको मतलब नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को जानते हुए उस समय जब इस बात को उन्होंने सुना था चौधरी साहब ने, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे, तब उनकी आंखें जो है वह नम हो गई थी। तो इससे आप इतना तो समझ सकते हो कि जो सालिम अली थे वह जो है जितनी तरह से जो है मदद हो सके, जैसे प्रकृति की उसको बचाया जा सके, वहाँ के जानवरों को पशु पक्षी को बचा सकते, वैसे वो जो है काम किया करते थे। तो यहाँ पर भी वही काम उन्होंने किया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, मतलब दोनों ही क्या है तो गुजर चुके हैं। कौन बचा है? जो अब सोंधी माटी, सोंधी मतलब खुशबूदार, मतलब जब मिट्टी पर पानी गिरता है ना तो जो उसमें से खुशबू निकलती है उसी को कहा गया है, ठीक है। सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? मतलब यहाँ पर ये जो काम जो है किया कौन करते थे? तो ये जो पक्षियों की वकालत मतलब हो गया कि पक्षियों की सुरक्षा। यहाँ पर वकालत का क्या मतलब है? उनके सुरक्षा का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कौन क्या करते थे? तो ये जो हमारे सालिम अली जी हैं वो किया करते थे, लेकिन जब वो चले गए, जब वो गुजर गए, तो अब यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि अब आखिर यह काम कौन करेगा। तो यहाँ पर अब लेखक कहते हैं कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, जैसे कि आप जब अपने बारे में खुद के बारे में पूरा लिख रहे होते हो तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो उन्होंने अपने आत्मकथा का जो है नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। अब ये जो नाम है ना फॉल ऑफ ए स्पैरो, इस नाम से जो लेखक है उन्हें एक और बात याद आ रही है, जो कि यहाँ पर वो कहते हैं कि D.H. लॉरेंस करके जो है एक व्यक्ति थे जिनकी मौत हो गई थी। तो मौत होने के बाद सभी लोग जो है उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस के पास पहुँचे और उनसे अनुरोध किया कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए। तो जो उनकी पत्नी थी वो कहती है कि मैं अपने पति के बारे में उतना नहीं बता सकती हूँ, और वह कहती है कि मेरे लिए जो है उनके बारे में लिखना असंभव सा है। और वो इस बात के आगे वो कहते हैं कि मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बात जानती है, क्योंकि जो लॉरेंस थे वह भी जो है पक्षी को बहुत प्रेम किया करते थे, जैसे वो भी जो है छत पर जा करके बहुत वक्त बिताया करते थे पक्षी को देखने में। तो वही जो उनकी पत्नी रहती है वो कहती है कि मुझसे ज़्यादा तो वो पक्षी जो है जानती होगी, क्योंकि जो लॉरेंस थे, ठीक है, बहुत खुला खुला इंसान थे, लाइक नहीं बस कि बातों को स्पष्ट रूप से रख देने वाले और सादा दिल के एकदम नॉर्मल व्यक्ति थे। तो फिर वो कहती है कि लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हुआ हो, लेकिन मेरे लिए उसके बारे में बता पाना कठिन है, उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जमा पाना मुश्किल है, क्योंकि वो कहती है कि मुझसे ज़्यादा मेरी छत पर बैठी गौरैया जो है लॉरेंस के बारे में अच्छे से जानती है, यहाँ तक कि हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा वह गौरैया जो है जानकारी रखती है।
सिंपली यह बताना चाह रही थी कि गौरैया जो है मतलब जो उनके छत पर आया करती थी उसके साथ जो है लॉरेंस ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। मतलब छत पे जो भी पंछी सब आया करते थे उनके साथ जो है ज़्यादा वक्त जो है लॉरेंस बिताते थे। इसके बाद लेखक कहते हैं कि जटिल प्राणियों, ध्यान देना जब भी कहीं जटिल प्राणी लिखा रहे ना तो इतना समझ जाना कि यह जो है इंसानों को कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक में सबसे जो जटिल प्राणी है वो इंसान ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप कौन किया है तो इंसान ही किया हुआ है इस पूरे धरती पे। तो ये यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए मतलब मनुष्य लोगों के लिए जो सालिम अली है वह एक पहेली बने रहेंगे। इनके कहने का अर्थ है कि देखो, जो सालिम अली थे वह पक्षी प्रेमी थे, इसके साथ वो प्रकृति के बारे में सोचते थे। वो कहते थे कि हमें जो है प्रकृति को उसी के नज़र से देखना चाहिए, अपने नज़र से नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर लेखक कहने का मतलब है कि आम इंसान जो मनुष्य है वो जल्दी समझ नहीं पाएगा। इस वजह से उनके लिए जो है सालिम अली की जो बातें हैं वो पहेली की तरह रह जाएगी। अब यहाँ पर फिर जो है बताते हैं लेखक कि आखिर किस वजह से जो सालिम अली थे वह एक पक्षी प्रेमी बने। यह क्वेश्चन भी दिया गया है कि कैसे और किस वजह से जो है सालिम अली एक पक्षी प्रेमी बने। तो यहाँ पर हुआ क्या था, जब बचपन में सालिम अली जो थे वो एयर गन चला रहे थे, तो उनके जो एयर गन था उससे एक नीले कंठ की गौरैया जो है वह घायल हो गई। और उसके बाद जब वो घायल हो गई तो जो सालिम अली थे अब देखते हैं कि अरे यार ये तो मुझसे घायल हो गई, तो वो उसकी बहुत केयर करने जाते हैं। मीन्स उसको बोल सकते हो कि उसके भी ध्यान देने लग जाते हैं। और इस तरीके से जो है उनको जो एक नया रास्ता मिलता है, मतलब मानो कि उन्हें जो है कि उनको एक लक्ष्य मिल जाता है, उनको जो है पक्षियों से प्रेम हो जाता है। उसके बाद से जो है वो पक्षियों को और जानने की कोशिश करते हैं, फिर यात्रा करते रहते हैं अलग अलग तरह की जगह पर जा के, वहाँ पे अलग अलग तरह के पक्षियों को देखने के लिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जब बचपन में उनके साथ ये घटना हुई थी उसके बाद जो है इस वजह से वह जो है पक्षी प्रेमी बन गए थे। इसके बाद कहा गया है कि सालिम अली जो है प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यहाँ पे टापू और सागर में जो है कुछ कंपेयर किया गया, ये भी क्वेश्चन में है कि उन्हें जो है क्यों बोला जा रहा है कि वह एक सागर थे, मतलब टापू ना थे। देखो क्या होता है, जो टापू होता है वो थोड़े दिन में फैला होता है, ठीक है। वही अगर हम लोग कंपेयर करें सागर से, तो लेकिन सागर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ रहता है, बहुत गहरा रहता है। तो यहाँ पर जो है लेखक का कहने का अर्थ है कि सिर्फ कुछ दूर तक सीमित तक, मतलब उनका एक सीमा नहीं था। आप बोल सकते हो कि जो सालिम अली थे वो सिर्फ कुछ ही दूर तक जो है पक्षी को या फिर जो वहाँ के प्रकृति है उसको नहीं देखते थे। वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे ताकि वो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, और ज़्यादा जो है प्रकृति को और जो पक्षी उन सबको देख सके। तो इस वजह से वो एक टापू, मतलब एक सीमा तक नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा दूर, जितना उनसे हो सकता था उतना दूर वो जाते, यात्रा करते, इसलिए वह एक सागर की तरह थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, ये आपका एग्जाम में अगर आता है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन में है। अब यहाँ पे जो लेखक है वह अपने मन की बात जो है बताते हुए कह रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानो अब भी वह जो है पक्षियों के सुराग, सुराग का यहाँ पे अर्थ है खोज, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो अभी वह पक्षियों के खोज में निकले हैं, और वो भी अपनी लंबी सी दूरबीन को लेकर के। और जैसे ही उनकी खोज पूरी हो जाएगी तो वो अपने खोजपूर्ण नतीजों, मतलब जो भी वो चाहते हैं पक्षियों के बारे में जानना, तो जब उनको पूरा पता चल जाएगा तो वो जो है वापस जो है लौट कर आ जाएंगे। इसी पर वो कहते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मानो इनको लगता है कि वो मरे नहीं है, बल्कि वह अब भी जो है पक्षियों की खोज में निकले हैं। तो ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, जो हार्ड वर्ड्स थे उन सब की मीनिंग भी बता दी है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपका इससे जो है हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो भी चैप्टर में था वो डिटेल मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले जो है लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना ताकि वो भी जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।